तो चार के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो देहरादून से आपको खबर बता दें, जहां कैबिनेट बैठक, आपको बता दें कि बेहद अहम बैठक जिसमें कई ऐसे प्रस्ताव जिस पर मुहर लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और शिक्षा विभाग से जुड़े बड़े प्रस्ताव इसमें पास किए गए हैं। शिक्षा विभाग में सीआरपी और बीआरपी को लेकर फैसला सुनाया गया है। परीक्षा में कंपार्टमेंट की व्यवस्था भी कर दी गई है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। फेल हो जाने वाले बच्चों को अब राहत मिलेगी। इससे आपको बता दें, आज शासकीय विद्यालयों में चुनावों को लेकर फैसला। प्रबंधकीय कमेटी का चुनाव 3 साल में ही होगा। अग्निशमन से संबंधित मानक तय किए गए। 7 श्रेणियों में अग्निशमन के केंद्र को लेकर मानक तय किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, भातखंडे संगीत महाविद्यालय की सेवा नियमावली लाई गई है। उत्तराखंड में इको टूरिज्म की पॉलिसी का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है। उत्तराखंड में चाइल्ड केयर लीव से जुड़ा प्रस्ताव पास कर दिया गया है। वाणिज्य कर अधिकारी की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। प्रदेश के निराश्रित गोवंश को लेकर भी बड़ा फैसला इस बैठक के दौरान लिया गया। आपको बता दें, 80 रुपए प्रतिदिन गोवंश को पालने के लिए दिए जाएंगे। गोवंश पालने के लिए कांजी हाउस को भी पैसे दिए जाएंगे, रुपए दिए जाएंगे। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो कैबिनेट बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव जिस पर मुहर लगी। सुदीप जैन ब्यूरो चीफ ऑनलाइन पर जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। यहाँ कैबिनेट की अहम बैठक हुई और कई ऐसे प्रस्ताव जिस पर मुहर लगी है। जी बिल्कुल, देखिए आज की कैबिनेट बैठक में टोटल 16 प्रस्ताव पास हुए हैं। 11:30 बजे सचिवालय में ये कैबिनेट बैठक शुरू हुई थी। प्रदेश में एकल अभिभावक जिन विद्यालयों में हैं उन पर भी निर्णय लिया गया है और 2 साल की चाइल्ड केयर लीव दिए जाने समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अभी तक चाइल्ड केयर लीव केवल महिला कर्मचारियों को मिलती थी, अब पुरुष अभिभावकों को भी सुविधा मिलेगी। बैठक में सीएम की छात्रवृत्ति मेधावी योजना जो थी, कक्षा 6 से 12वीं तक के पढ़ने वाले छात्रों को उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। कक्षा 6 से 10 तक छात्रवृत्ति परीक्षा के बाद अंकों के आधार पर जो छात्रवृत्ति मिलनी है, इसमें समय समय पर इजाफा भी किया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में 2 विषयों में यदि कोई फेल है तो उसे दोबारा मौका मिलेगा। शहरों के हिसाब से अग्निशमन सेवा को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। सीआरसी बीआरसी जो ब्लॉक स्तर पर रखे जाने हैं, उनकी भी तैनाती का निर्णय रखा गया है। 955 लोगों को इसके जरिए रोजगार भी मिलेगा। तो इस प्रकार से 15 महत्वपूर्ण निर्णय आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए। बिल्कुल, हर वर्ग को इसमें ध्यान रखा गया है। बहुत बड़ी राहत यहाँ पर जनता को मिलती नजर आ रही है। सुदीप जैन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। यूपी निकाय चुनाव में करारी हार के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों की बैठक ली है। उन्होंने ये कहा है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा का अभियान गांव-गांव तेजी के साथ चलाया जाएगा। स्टेट कमेटी और सभी 18 मंडलों में जिलों के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए मायावती ने ये कहा है कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में, आपको बता दें, मशीनरी लक्ष्य के साथ लगन से अब जुटने जा रहा है। उन्होंने निकाय चुनाव को जिलेवार समीक्षा भी की है और फीडबैक भी लिया है। ये भी कहा है कि चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साम दाम दंड भेंट जैसे घिनौने हथकंडे अपनाए उन्होंने हैं और बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए दमन की कार्रवाई भी की है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत भी रही है। तो यहाँ पार्टी कार्यालय में बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष समेत जिले के सभी नेता इस बैठक में मौजूद रहे। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश, देखिए निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मशीनरी का दुरुपयोग किया और जहां जहां ईवीएम थी वहां एक तरफा सुपड़ा साफ कर दिया, लेकिन जहां बैलेट से चुनाव हुआ वहां के रिजल्ट भिन्न है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें इंगित करती हैं और बहन जी ने कहा है कि हमें किसी चीज से घबराना नहीं है।
हमें डट करके लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगना है। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, वहाँ उम्मीद थी कि कई सीटें निकलेंगी, पहले की 2 सीटें थी वो भी आप हार गए, तो क्या किसी के ऊपर जिम्मेदारी तय की गई है? नहीं, देखिए जहां हम लोग हारे हैं, हमने हार का बता तो दिया कि जिस तरीके से सहारनपुर का उदाहरण आपके पास है, आगरा का उदाहरण आपके पास है, मुरादाबाद का उदाहरण आपके पास है, जहां भाजपा ने बिल्कुल हारी हुई स्थिति के अंदर अपने आप की जीत दर्ज कराई है। तो ये सारी चीजें हैं इनके ऊपर बहन जी ने कहा कि लेकिन इनसे घबराना नहीं। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे या फिर किसी के साथ गठबंधन करेंगे? देखिए ये निर्णय बहन जी का है, इसके अंदर किसी का भी कुछ नहीं है, ये निर्णय बहन जी का। बैठक में बहुत अच्छा रहा हैगा। लोकसभा की तैयारी के लिए हम लोगों को आदेशित कर दिया है। हम लोग पूरी तरीके मेहनत से, बशर्ते इनकी चाल चरित्र चेहरा इनका सामने आ गया कि मेयर का चुनाव कराया ईवीएम से और नगर पालिका नगर पंचायत कराया बैलेट पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके मन में पहले से प्लानिंग थी, इसलिए इस धांधली को हम लोग लोकसभा में तोड़ जवाब देंगे। बस भैया, लोकसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो अकेले लड़ेंगे या फिर किसी के साथ जाएंगे? देखिए मजबूती के साथ अकेले लड़ेंगे। अभी बहुजन समाज पार्टी के नेता जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से आज की बैठक हुई, इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, यानी कि साफ था कि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो के निर्देश थे, उन निर्देशों पर लगातार जो है बसपा पार्टी काम जो है वो कर रही है। कैमरामैन बीरेंद्र के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया। बसपा सुप्रीमो मायावती की आज की समीक्षा बैठक वो समाप्त हो चुकी है। पार्टी कार्यालय से उनके जो पदाधिकारी थे, उनके जिलाध्यक्ष थे, वो निकलना शुरू हो गए। साफ तौर पे कुछ बड़े कड़े निर्देश दिए गए हैं कि पार्टी में जाकर के इस तरह से काम करे और क्षेत्र में जाकर के अपने विकास के काम करे। इसके साथ ही साथ उनके साथ में जो कहना है कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों को लेकर के बैठक की गई। और इसके साथ ही साथ में अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, उसको लेकर के भी कई रणनीतिकार बनाए गए हैं। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से आज की इस बैठक में कुछ चीज़ों को रखा गया है, यानी कि आप उत्तर प्रदेश के जो आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी बहुमत के साथ में लड़ेंगे। इसके साथ सभी की किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। यानी कि साफ है कि जिस तरह इस बार के जो लोकसभा के चुनाव होंगे उस पर पूरी तरीके से फोकस करती नजर आ रही है। यानी अपने सभी जिलाध्यक्षों, कोऑर्डिनेटरों को भी कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कैमरामैन बीरेंद्र के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया। के दौरान आपको बता दें कि तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की गई। इसी के साथ ही आपको बता दें कि क्योंकि अब लोकसभा चुनाव 2024 और इसको लेकर अब जो तमाम पार्टियां हैं वो एकजुट होती नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी कहीं ना कहीं एकला चलो रणनीति को लेकर आगे बढ़ रही है। यहां पर बीएसपी की तरफ से अहम बैठक हुई जिसमें चर्चा की गई। वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को 15 मई को जान से मारने की धमकी भरी। आज नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस दौरान की है और इस दौरान हमारे संवाददाता ने सवाल किया कि आपको धमकी भरा कॉल आया है, इस पर नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा है, अब आपको वो सुनवाते हैं। जान बचाने के लिए बेहतर सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, लेकिन लगातार आपको धमकियां दी जा रही है फोन के माध्यम से। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कोई धमकी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है और मैं कोई धमकियों की चिंता भी कभी करता नहीं। कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कोई धमकी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है और मैं कोई धमकियों की चिंता भी कभी करता नहीं। आप लोगों की जान बचाने के लिए बेहतर सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, लेकिन लगातार आपको धमकियां दी जा रही है फोन के माध्यम से। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कोई धमकी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है और मैं कोई धमकियों की चिंता भी कभी करता नहीं। कुछ नहीं कहना। तो यहाँ पर कहा है नितिन गडकरी में, मैं धमकियों से डरता नहीं हूं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार धमकियां मिल रही हैं नितिन गडकरी को, उसको लेकर जब सवाल हमारे संवाददाता ने किया तो उन्होंने कहा कि मैं धमकियों से डरता नहीं हूं। 5 महीने में 3 बार जान से मारने की उनको धमकी मिल चुकी है। नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी मिली और इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता ने उनसे सवाल किया कि आपको जान से मारने की धमकी मिली है, तो इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि मैं इन धमकियों से डरता नहीं हूं। मैंने कभी धमकियों की चिंता नहीं की है, मैं धमकियों से डरता नहीं हूं, ये नितिन गडकरी ने कहा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नितिन गडकरी को कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। 5 महीने में 3 बार जान से मारने की धमकी मिली है और ऐसे में जब
इस बारे में सवाल नितिन गडकरी से पूछा गया तो उस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि मैं धमकियों से डरता नहीं हूं, ना मैंने कभी इसकी चिंता की है। हालांकि इस तरीके की कॉल्स आती रहती हैं। न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत में जब न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं धमकियों से डरता नहीं हूं और ना इन धमकियों की चिंता करता हूं। आपको ये बता दें कि 5 महीने में 3 बार उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि इसको देखते हुए जब हमारे संवाददाता ने नितिन गडकरी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं डरता, ना मुझे चिंता है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। पीयूष, यहां पर धमकी भरा जो मैसेज आता है या कॉल आता है यहां पर नितिन गडकरी को, और जब सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि मैं इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, मैं डरता नहीं हूं। देखिए, अगर हम बात करें तो आमतौर पे जब भी नितिन गडकरी अपनी राय रखते हैं तो बेबाकी से रखते हैं, और निश्चित रूप से आप देखिए इस साल की अगर हम बात करें तो करीब तीसरी बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी दी गई है, और तीनों ही धमकियां जो है वो फोन के माध्यम से दी गई है। पहली धमकी अगर हम बात करें तो नागपुर में जो कार्यालय है नितिन गडकरी का, वहां पे फोन के माध्यम से धमकी दी जाती है। उसके बाद ये सूचना पुलिस को, वहां के स्थानीय पुलिस को दी जाती है और पुलिस पूरे मामले में जांच करती है और एक व्यक्ति पर शक दी जाता है, और कहीं ना कहीं कार्रवाई अभी भी इस मामले में चल रही है। इसके अलावा सोमवार की अगर बात करें, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सोमवार को कार्यालय में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय में फोन आता है, और उनके स्टाफ जब फोन उठाते हैं तो उनके स्टाफ से ये कहा जाता है कि मैं नितिन गडकरी से बात करना चाहता हूं, और ये भी कहा जाता है उस फोन कॉल में कि मैं उन्हें धमकी देना चाहता हूं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस से उनके जो स्टाफ है नितिन गडकरी की, वो शिकायत करते हैं, और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है, छानबीन कर रही है कि आखिर फोन कॉल करने वाला कौन व्यक्ति था, और लगातार इस तरीके की धमकी वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिलती रही है। ऐसे में आज जब न्यूज़ वन इंडिया की ओर से नितिन गडकरी से सवाल पूछा गया तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसी धमकियों को सीरियस नहीं लेता हूं, और मैं किसी भी तरीके से ऐसी धमकियों की चिंता करने वाला नहीं हूं। तो निश्चित रूप से एक तरीके से करारा जवाब भी कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें दिया है, जो लगातार फोन कॉल्स करके कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को डराने का प्रयास एक तरीके से कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से नितिन गडकरी की छवि रही है, आपने देखा कि सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी कई मौकों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ करता रहा है। ऐसे में लगातार इस तरीके की धमकियां मिलना कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर खड़े करता है कि आखिर कौन से वो लोग हैं जो लगातार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को फोन कॉल के माध्यम से धमकी दे रहे हैं, क्योंकि अलग अलग फोन कॉल्स आ रही है, अलग अलग समय पे ये फोन कॉल्स आ रही है। आप देखिए करीब 3 बार इस साल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को फोन कॉल के माध्यम से धमकी दी जा चुकी है। पुलिस तीनों ही मामलों में कहीं ना कहीं जांच कर रही है, छानबीन कर रही है और ट्रेस करने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन वो व्यक्ति है जो इस तरीके की धमकी दे रहा है। क्या कोई शरारत है या वाकई में कहीं ना कहीं जो थ्रेट है वो लगातार केंद्रीय मंत्री को मिल रहा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री लगातार इस बात को कहते हुए नजर आए हैं कि मैं किसी भी तरीके से डरने वाला नहीं हूं और कहीं ना कहीं कोई चिंता करने वाला भी नहीं हूं। बिल्कुल, और बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार वो लोग कौन हैं जो धमकी भरे कॉल कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इनकी जांच करेगी और पता लगाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए पीयूष। तो वहीं देखिए, आपको बता दें नितिन गडकरी को कब कब मिली है धमकी, अब इसकी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। आपको बता दें महाराष्ट्र के नागपुर में गडकरी को धमकी मिली थी। 5 महीने में 3 बार जान से मारने की उनको धमकी मिली है। इसके साथ ही देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आखिरकार कब कब धमकी मिली। पहली बार 14 जनवरी को जान से मारने की धमकी नितिन गडकरी को मिलती है। हालांकि उस समय जो पुलिस है वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर हो जाती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वो लोग कौन है। महाराष्ट्र के नागपुर में गडकरी के PR कार्यालय को धमकी भरा कॉल आया और उस दौरान जान से मारने की नितिन गडकरी को धमकी दी गई। आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता देते हैं, जहां छात्र ने साथी छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी है। छात्र ने पहले छात्रा को मारी गोली, छात्रा को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार दी। आपको बता दें, शिव नादर विश्वविद्यालय में पढ़ते थे ये दोनों। कानपुर की रहने वाली थी छात्रा, अमरोहा का छात्र रहने वाला था। यानी कि पहले छात्रा की गोली मारकर हत्या करी और उसके बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।
तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शिव नादर विश्वविद्यालय में ये दोनों ही पढ़ते थे और अब पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें, छात्रा जो है वो कानपुर की रहने वाली थी, जबकि अगर छात्र की बात कर ली जाए तो छात्र जो है वो अमरोहा का रहने वाला था। हालांकि अब दोनों के ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन छात्र ने अपनी साथी छात्रा की गोली मारकर हत्या करी। और यही नहीं, आपको बता दें कि पहले छात्रा को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है। क्या ये एक तरफा प्यार तो नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, कानपुर की रहने वाली थी ये छात्रा, और अगर छात्र की बात कर ली जाए तो अमरोहा का ये रहने वाला था। हालांकि आपको बता दें कि अब पुलिस आगे की जांच में लगी हुई है, जुटी हुई है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। तो ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर है। यहाँ छात्र ने पहले छात्रा को गोली मारी और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली, यानी कि खुद को भी गोली मार दी। आपको बता दें कि शिव नादर विश्वविद्यालय में ये दोनों ही पढ़ते थे और कानपुर की जहां छात्रा रहने वाली थी, तो वहीं आपको बता दें कि अमरोहा का ये छात्र था। हालांकि हर एंगल को ध्यान में रखते हुए अब जांच की जा रही है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो नोएडा से ये बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक ही विश्वविद्यालय में दोनों पढ़ा करते थे और इसी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपनी साथी छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। और यही नहीं, खुद भी आत्महत्या कर ली है, खुद को भी गोली मार दी इस छात्र ने। हालांकि पुलिस अब जांच कर रही है, जांच में जुटी हुई है। आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है देखना होगा, लेकिन हर एक एंगल को बारीकी से जांचा जाएगा, बारीकी से इसकी जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस ने दोनों ही शवों को बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों के ही परिजनों को इस पूरे मामले के बारे में बता दिया गया है। गमगीन पूरा माहौल हो चुका है। विश्वविद्यालय में ये दोनों ही पढ़ते थे, लेकिन ऐसा आखिरकार हुआ क्या कि इस छात्र ने छात्रा को मारा और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली? ये बड़ा सस्पेंस है और पुलिस अब इसकी जांच भी करेगी। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ ऑनलाइन पर जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। अभी तक की क्या कुछ जानकारी मिली है, आखिरकार क्या कुछ वजह रही कि इस छात्र ने पहले छात्रा की हत्या की और उसके बाद खुद आत्महत्या? देखिए, एक संदिग्ध मामला है जिस तरीके से पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, जो छात्रा थी वो कानपुर की रहने वाली थी और जो छात्र था वो अमरोहा का रहने वाला। सबसे पहले छात्रा को गोली मारता है और फिर उसके बाद अपने आप को मारता है। तो कहीं ना कहीं दोनों बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर जांच की जा रही है कि पहले छात्रा को क्यों गोली मारी। क्या इनका आपस में लिविंग रिलेशन का तो मामला नहीं था, क्या किसी से कोई संबंध का मामला तो नहीं था। तो अलग अलग बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि जो देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं संदिग्ध मामला बताया जा रहा है। क्या कोई मौके से कुछ बरामद हुआ हो, सुसाइड नोट इस छात्र के द्वारा लिखा गया हो, या फिर छात्र छात्राओं के दोस्तों के सामने से कोई इंफॉर्मेशन आई हो? फिलहाल में जो दोनों का सबको कब्जे में लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही है जिस तरीके से गोली मारी है। हालांकि अभी कोई भी सुसाइड नोट किसी तरीके का बरामद नहीं हुआ है, लेकिन जो छात्र छात्रा के जो साथ के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी, पुलिस का दावा है। बिल्कुल। कब से ये ग्रेटर नोएडा में दोनों रह रहे थे? हाँ बिल्कुल, दोनों छात्र छात्रा थे, दोनों ग्रेटर नोएडा में ही रह रहे थे, एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा कि किन कारणों से अपने आपस में एक दूसरे को गोली मारी। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये बड़ा मामला है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, आखिरकार ऐसे क्या कुछ कारण रहे हैं, ऐसी क्या कुछ वजह रही है जिसके चलते इस छात्र ने सबसे पहले तो हत्या की और उसके बाद आत्महत्या।
तो वहीं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 2 सीटों पर होने जा रहे विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। विधान परिषद में निर्वाचित अधिकारी के पास पहुंचकर दोनों ही प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ विशेष रूप से वहां मौजूद रहे। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मुख्य रूप से मौजूद रहे थे। अब ये तस्वीर आप देखिए। आपको बता दें, बीजेपी और गठबंधन के विधायक मंत्री भी इस दौरान अपने प्रत्याशी का समर्थन करने वहां मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने के बाद पद्मसेन और मानवेंद्र ने जीत का भी दावा किया। तो विधान परिषद चुनाव का गणित अब आप समझिए। दोनों सीटों के लिए सभी विधायक अलग अलग मतदान करेंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि दोनों सीटों का नोटिफिकेशन अलग अलग हुआ है, यानी कि हर एक विधायक 2 मतदान कर सकेगा। सत्ताधारी दल का पलड़ा भारी रहेगा, यह आपको बता दें। और इसके साथ ही लक्ष्मण आचार्य के इस्तीफे से ये 1 सीट खाली हुई और बनवारी लाल दोहरे के निधन से दूसरी सीट खाली हुई है और इन दोनों सीटों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। 1 सीट पर 2 प्रत्याशी और 403 मतदाता हैं। वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव में समानुपातिक मत नहीं बल्कि स्वतंत्र वोट गिने जाते हैं। वहीं बीजेपी ने जिन 2 प्रत्याशियों की घोषणा की है उसमें मानवेंद्र सिंह बुंदेलखंड क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार एमएलसी रह चुके हैं और 1980 में बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे हैं और फिलहाल बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। वहीं बहराइच के रहने वाले पद्मसेन चौधरी पूर्व सांसद रहे हैं और फिलहाल बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। दरअसल जो सीटें खाली हुई है उनमें पहली सीट लक्ष्मण आचार्य की है, जिन्हें इसी साल सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया, जिसके बाद 15 फरवरी को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आचार्य का कार्यकाल 20 जनवरी 2027 तक था। वहीं बनवारी लाल दोहरे के निधन के कारण ये सीट खाली हुई थी। बनवारी लाल का कार्यकाल 6 जुलाई 2028 तक था। ये दोनों सीटें यूपी विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत आती है और अब इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होना है। तो क्यों खाली हुई और कौन कौन है प्रत्याशी, इसकी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं। वहीं नामांकन के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है, सुनिए। मौर्य भी अब हमारे साथ आएंगे। केशव प्रसाद मौर्य से हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो अपनी जीत को लेकर उत्साहित। हालांकि लगातार हमने बात भी की थी, किस तरीके से बता रहे हैं, किस तरीके से चीज कर रहे हैं और अब जिसे सुरेश खन्ना जिससे बता दें कि हम अपनी जीत की तरह उत्साहित हैं और अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से अभी खुद सुरेश खन्ना का कि दोनों सीट पे एक जो प्रत्याशी दो वोट करेंगे, तो दोनों सीटों पे वोट होंगे। 403 जो विधायक हैं वो वोट करेंगे और संख्या बल के आधार पर वो 100% 200% नजर आएंगे। सर, अपनी जीत के लिए कैसे उत्साहित? 100% जीतोगे। सर, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। उतारने दो, भाजपा जीतेगी। तो 274 के आपकी पूरी जो संख्या बल उसके आधार दोनों सीट जीतेंगे, हमारी पूरी तरह से रहेगी। केशव वहीं कैबिनेट मंत्री जेपीएस राठौर से भी न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की है, अब वो भी आपको सुनवाते हैं। की प्रक्रिया है, नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। हमारे साथ बात करने खुद मौजूद हैं सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जी। जेपीएस सर जी, दोनों प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया है, आप लोग विधायकों का भी आशीर्वाद मिला है, पर समाजवादी पार्टी ने नामांकन प्रक्रिया बीच में अपने दोनों कैंडिडेट उतार दिए। चुनौती मानते हैं? अभी पहले तो उतर जाएं कैंडिडेट, ये पहले की पिछले बार की तरह उतारेंगे या सही कैंडिडेट उतारेंगे? केवल उतारने के लिए उतारेंगे। पिछली बार भी उन्होंने उतारा था, कैंडिडेट की आयु कम हो गई, उसके कारण उनका पर्चा निरस्त हो गया। तो वहाँ पर इस तरीके से कैंडिडेट उतारने के लिए उतार रहे हैं। पहले उतर जाएं, फिर उनके पर्चा चेक हो जाएं, फिर देखा जाए कि भाई वो प्रत्याशी की उम्र कितनी है, क्या है, तो तमाम ऐसी बातें हैं। उसके बाद दूसरा क्या है मुझको कि ये चुनाव एक साथ जरूर हो रहे हैं, लेकिन एक तरीके से 2 चुनाव हैं। यानी कि एक सीट पर चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 274 और समाजवादी पार्टी की 118। दूसरी सीट का जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की 274
और उनकी समाजवादी पार्टी के 118। इस प्रकार से तो 274 118 में कहाँ से उनकी संभावना बन रही, ये मुझे नहीं समझ में आता। कौन सा गणित वो लोग लगा रहे हैं, कौन सा ज्ञानी पुरुष उनको ज्ञान दे रहा है, ये मेरे समझ से परे है। मुझको लगता है कि ये बहुत ही अपरिपक्वता है, बहुत इमेच्योरिटी का निर्णय होगा अगर वो लड़ाते हैं तो। देखिए, आपने तो चुनाव के जो उनके चयन प्रक्रिया है उस पर भी सवाल उठा दिया, क्योंकि आपने उनके जो पुराने अनुभव थे उससे आपने कहा है। तो जिससे समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं, पहले तो आपने 2022, फिर निकाय, अब आपने इसमें विधान परिषद, तो 2024 से पहले इतना डेंट देना जरूरी है? नहीं, देखिए ऐसा हम कहाँ दे रहे हैं डेंट उनको, वो खुद ही आके जो है इस तरीके से, भाई दम हो तो ताल ठोको, जब दम नहीं है तो काहे ताल ठोक रहे हो? ताल ठोके तब जब अपने भीतर ताकत इस प्रकार की हो। और अगर इस तरीके से तो निश्चित रूप से पटखनी खाएंगे और चारों खाने चित्त हो जाएंगे। उसके बाद कहेंगे कि गलत तरीके से उन्होंने हरवाया, गलत तरीके से करा। तो जब कोई उनका गेम किसी प्रकार से बन ही नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी बहुत आराम से जीत रहे हैं, और मुझको लगता है कि उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, और नहीं तो फिर बाद में कहेंगे क्रॉस वोटिंग हो गई, ये हो गई। और निश्चित रूप से इसके लिए वो तैयार रहें, क्योंकि उनसे बहुत लोग नाराज त्रस्त बैठे हुए हैं। किस तरीके की परिस्थिति वहां पर बनेगी, क्रॉस वोटिंग की आप वो उम्मीद कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लोग खुद ही आने के लिए तैयार बैठे हैं, बहुत से विधायक आने को तैयार बैठे हैं। तो इस तरीके से जब वो होगी फिर कहेंगे लीजिए ये हो गया वो हो गया। तो अपनी इज्जत बचा के रखें तो ज्यादा अच्छा है। मतलब ये भी देखा जा सकता है कि 274 प्लस भी आप जा सकते हैं? निश्चित रूप से जाएंगे, ये आप देख लीजिएगा चुनाव में। धन्यवाद। तो JPS वाटवा जी बताए थे कि 274 तो भारतीय जनता पार्टी है के हैं, पर जब जीत का आप देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न केवल बीजेपी बल्कि समाजवादी पार्टी और अन्य दल भी वोट करते हुए जरूर नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो 4 के चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।